Hello friends, this is Gyanendra Kumar, currently working at LAPSU. I welcome you all on my YouTube channel that teach concepts through questions. जैसा कि वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स का 2 लेक्चर अब तक हमने ख़त्म कर दिया है। ये लेक्चर 3 है। चलिए शुरू करते हैं। इरिगेशन इफ़िशेंसी को जनरल वे में अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? रेशियो ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर यूज टू द वाटर अप्लाइड इज डिफाइंड एज द इरिगेशन इफिशिएंसी। ठीक है, सिंपल सा वे में। अब वो अलग बात है कि इरिगेशन इफिशिएंसी बहुत तरह के होते हैं और सबके लिए अलग अलग डिफिनीसन है। ठीक है, लेकिन बेसिक जो फंडा है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वही है कि वाटर कितना अवेलेबल है यूज के लिए और कितना वाटर अप्लाई किया जा रहा है, ये दोनों के रेशियो को इरिगेशन इफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ते हैं और हर एक इरिगेशन इफिशिएंसी जो भी आपका यहाँ मैंने लिख रखा है वो हर एक इरिगेशन इफिशिएंसी बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि सारे इरिगेशन इफिशिएंसी का यूज किसी न किसी क्वेश्चन में हो ही जाता है, तो हर एक इरिगेशन इफिशिएंसी को अपन बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है वाटर कन्वेंस इफिशिएंसी। ठीक है, वाटर कन्वेंस इफिशिएंसी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड्स और द इरीगेटेड लैंड टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डाइवर्टेड इनटू द कैनाल सिस्टम फ्रॉम द रिवर और रिजर्वायर। बहुत ही आसान है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कन्वेंस इफिशिएंसी वो क्या है? वाटर अप्लाइड इन द फील्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाई वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर इनटू द कैनाल सिस्टम। ठीक है, अब इस फिगर से आप देखिए, जैसे इस फिगर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका फील्ड है, ठीक है, और आपका कनाल सिस्टम, ये रिवर है आपका। ठीक है, इस रिवर से इसमें आप देखिए, इसमें बेटर आपको और समझ में आएगा। ये आपका फील्ड है, ठीक है, ये आपका रिवर है। रिवर से वाटर को डाइवर्ट किया गया कनाल में। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर कनाल में डाइवर्ट किया गया और जितना अमाउंट ऑफ वाटर कनाल में डाइवर्ट किया गया उसका कितना अमाउंट फील्ड में पहुंचा। ठीक है, तो फील्ड में पहुंचा जितना वाटर डिवाइडेड बाई कनाल में जितना डाइवर्ट किया गया वाटर, दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? वाटर कन्वेंस इफिशिएंसी, जिसको एनसी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ Q1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से वाटर को डाइवर्ट किया गया। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। Q1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से वाटर को डाइवर्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ Q1 थोड़े पहुँचेगा, यहाँ तो Q1 से कम पहुँचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में वाटर बहुत सारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कन्वेंस में कौन कौन सा लॉस होता है? ये जो डाइवर्जन पॉइंट से फील्ड तक पहुँचने में, डाइवर्जन पॉइंट से फील्ड तक पहुँचने में जो भी वाटर लॉस हुआ वो इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो वाटर रीच टू द फील्ड डिवाइडेड बाई वाटर डाइवर्टेड इनटू द कैनाल सिस्टम। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। वाटर कितना खेत में पहुंचा और कितना वाटर रिवर से कनाल में डाइवर्ट किया गया। ठीक है, दोनों का रेशियो कन्वेंस इफिशिएंसी होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट इज द वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी क्या है? अब देखो, बहुत सिंपल सा है। अब ये वाटर हम कनाल से डाइवर्ट करके खेत में पहुंचा दिए। ठीक है, तो वाटर फील्ड में कितना पहुंचा वो नीचे आ गया। अब जितना वाटर फील्ड में पहुंचा, ज़रूरी तो नहीं है कि सारे रूट जोन डेप्थ में चला जाएगा वाटर। ठीक है, जो मान लीजिए 1 मीटर का रूट जोन डेप्थ है तो सारे वाटर रूट जोन डेप्थ में चला जाएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, WS क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, और ये WF इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। ठीक है, जितना पानी रूट जोन डेप्थ में पहुंचा डिवाइडेड बाई जितना पानी आपको खेत में पहुंचा था, वो दोनों को अगर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी। ठीक है, अब ये सवाल उठ सकता है कि फील्ड में हमने WF वाटर दिया तो रूट जोन डेप्थ में WS वाटर ही स्टोर क्यों हुआ, मतलब कम क्यों हुआ, वाटर लॉस कहाँ हुआ? तो देखो, क्या होता है कि वाटर जब हम अप्लाई करते हैं इरिगेशन फील्ड में तो बहुत सारा वाटर जो होता है सरफेस रन ऑफ के द्वारा मतलब वेस्टेज हो जाता है, सरफेस रन ऑफ में फ्लो हो जाता है। और कुछ वाटर जो होता है वो डीप परकुलेशन मतलब कि रूट जोन डेप्थ के नीचे भी जाके परकुलेट कर जाता है, नीचे तक चला जाता है। मतलब रूट जोन डेप्थ में इफेक्टिवली जो वाटर कलेक्ट हुआ दैट इज WS। ठीक ना, तो मान लेते हैं कि RF क्वांटिटी ऑफ वाटर लॉस्ट हो गया सरफेस रन ऑफ में। ठीक है, और DF क्वांटिटी ऑफ वाटर लॉस्ट हो गया डीप परकुलेशन में। ठीक है, तो हमने कितना वाटर अप्लाई किया था? WF। तो WF में से RF रन ऑफ में लॉस हो गया और DF परकुलेशन में लॉस हो गया, तो कितना बचा? WF माइनस ब्रैकेट में RF प्लस DF, इतना ही बचा। WF हमने अप्लाई किया था और RF और DF
लॉस हो गया, तो रूट जोन डेप्थ में कितना पहुंचा, WF माइनस RF प्लस DF, ठीक है, वो ये ऊपर वाला लिखा हुआ है जो, डिवाइड बाई WF जो नीचे हमने फील्ड में सप्लाई किया था वो, ठीक है, सिंपल सा है। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो गया, रूट जोन डेप्थ में कितना वाटर गया डिवाइड बाई आपको फील्ड में कितना वाटर आपने अप्लाई किया था, ठीक है। इन द केस ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन मेथड द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी मे बी एज हाई एज 80%, वाइल इन द केस ऑफ सरफेस इरीगेशन मेथड इट मे नॉट एक्सीड 60%। अब ये बात पहले बताया जा चुका है कि स्प्रिंकलर इरीगेशन में वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हाई होता है, 80% अबाउट होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सरफेस इरीगेशन का बात हम करें तो वहाँ वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो होता है 60% भी नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि वहाँ सरफेस रन ऑफ में बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये पहले बताया जा चुका है। अब है थर्ड है हमारा वाटर यूज इफिशिएंसी। क्या कहता है, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बेनिफिशियली इंक्लूडिंग द वाटर रिक्वायर्ड फॉर लीचिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड। कहने का मतलब कि मान लीजिए प्लांट्स को कुछ वाटर का ज़रूरत है, लेकिन पहले प्लांट को इरीगेट किया गया था साल्टी वाटर से, तो बहुत सारा साल्ट जो है मिट्टी में एक्यूमुलेट हो गए मान लीजिए, ठीक है। तो उस साल्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमको एक्स्ट्रा वाटर देना पड़ेगा, ताकि ओवरफ्लो हमको कराना पड़ेगा थोड़ा वाटर देके, ताकि साल्ट का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा साल्ट रहेगा वाटर में उतना ज़्यादा प्लांट्स को वाटर ऑब्जर्व करने में मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बेनिफिशियली इंक्लूडिंग द वाटर रिक्वायर्ड फॉर लीचिंग, तो लीचिंग के लिए मतलब साल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर का जो हमको ज़रूरत पड़ेगा, और प्लस जो वाटर अपना यूज कर रहा है प्लांट, वाटर जिस वाटर को यूज कर रहा है प्लांट, वो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर यूज बेनिफिशियली, ठीक है, डिवाइडेड बाई वाटर गिवन टू द फील्ड, ठीक है। सिंपल सा है कि वाटर यूज इफिशियंसी क्या हो गया कि वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बेनिफिशियली इंक्लूडिंग द वाटर रिक्वायर्ड फॉर लीचिंग डिवाइडेड बाई वाटर डिलीवर टू द फील्ड, ठीक है। और WU में क्या इंक्लूडेड होगा, लीचिंग के लिए जितना वाटर रिक्वायर्ड होगा वो भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब फोर्थ है हमारा वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। वाटर स्टोरेज इफिशियंसी क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरीगेशन टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल टू द फील्ड कैपेसिटी। अब इसको अच्छा समझिए क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारे 1 मीटर डेप्थ का रूट जोन डेप्थ है, ठीक है, इसको बढ़िया समझिए। तो ये मान लीजिए 1 मीटर लेवल है, ठीक है, और ये हमारा 0 लेवल है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा फील्ड कैपेसिटी लेवल जो है, फील्ड कैपेसिटी लेवल है 0.8 पे, ठीक है, 0.8 पे हमारा फील्ड कैपेसिटी लेवल है, और 0.6 पे हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लेवल है, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट लेवल M0 जिसको बोलते हैं, ठीक है। 0.6 पे हमारा ये है, ठीक है, और 0.5 पे जस्ट एक समझने के लिए बता रहा हूँ, 0.5 पे मान लीजिए हमारा परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब सबसे पहले नीचे वाले टर्म को समझिए, WN क्या है, WN बोलता है द क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल टू द फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा खेत में इरिगेशन करने से पहले ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लेवल पे वाटर आके अटका हुआ था, ठीक है, 0.6 मीटर पे आके हमारा अटका हुआ था, ठीक है, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट लेवल पे आके हमारा पानी रुका हुआ था, ठीक है। अब हमको अगर बोला जाए कि फील्ड कैपेसिटी तक वाटर लाने के लिए हमको कितना डेप्थ ऑफ वाटर डालना पड़ेगा, इस खेत में कितना डेप्थ ऑफ वाटर हमको डालना पड़ेगा ताकि फील्ड कैपेसिटी तक वाटर का लेवल आ जाए, तो सिंपल सी बात है 0.8 माइनस 0.6, अगर हम डेप्थ के टर्म में बात करें तो 0.2 मीटर हमको डेप्थ ऑफ वाटर डालना पड़ेगा फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए, ठीक है। तो नीचे वाला तो क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इरीगेशन कर दिया, ठीक है, इरीगेशन कर दिया और हमने चाहा कि 0.8 मीटर तक हम वाटर का लेवल ले आएँ, फील्ड कैपेसिटी तक लाना सब लोग चाहता है कि फील्ड कैपेसिटी तक वाटर आ जाए, ठीक है, इरीगेशन में ही होता है, फील्ड कैपेसिटी तक हम वाटर ले आते हैं, बाकी जो भी वाटर देंगे तो ड्रेन आउट हो जाता है क्योंकि वो ग्रेविटेशनल वाटर होता है। तो हमने चाहा 0.8 मीटर तक फील्ड कैपेसिटी तक वाटर का लेवल आ जाए, लेकिन ड्यू टू पर्कुलेशन और लॉसेज हमारा 0.75 मीटर तक आके वाटर अटक गया, ठीक है, 0.75 मीटर तक वाटर का लेवल रह गया। तो हमने वाटर स्टोर कितना किया रूट जोन डेप्थ में, ड्यू टू इरीगेशन द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरीगेशन कितना हुआ, 0.6 तक तो पहले था, 0.75 पे आके हमारा वाटर आ गया, तो 0.15 का हमने रूट जोन डेप्थ में वाटर स्टोर किया, ठीक है। तो 0.15 ये हो गया WS, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरीगेशन कितना 0.15 हमने इरीगेशन से तो 0.15 हमने कलेक्ट किया ना वाटर को, तो 0.15 डिवाइड बाई 0.2,
रूट जोन ये फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए जितना वाटर का रिक्वायरमेंट था वो, ठीक है। तो दोनों का रेशियो इंटू 100 क्या होगा, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। आई होप समझ में आया होगा। अब पाँचवा है हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, ठीक है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी क्या होता है, इटा डी या एन डी जो भी आप बोलते हैं इसको, क्या होता है 1 माइनस बाई डी इंटू 100, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बाई क्या है और डी क्या है, इसको बहुत अच्छा समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करेंगे उसमें अपने को काम आएगा, ठीक है। तो बाई क्या है और डी क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका एक खेत है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। ये इरिगेशन फील्ड है आपका, ठीक है। उसमें आपने इरिगेशन कर दिया, ठीक है, पानी आपने डाल दिया। तो ज़रूरी तो नहीं है कि यूनिफॉर्म वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब जगह। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका रूट जोन डेप्थ में जो वाटर कलेक्ट हुआ वो हुआ 2 मीटर, ठीक है, मान लीजिए। फिर यहाँ पे आपका 1.9 मीटर हुआ, फिर यहाँ पे 1.8 मीटर हुआ, फिर यहाँ पे 1.6 मीटर हुआ, फिर यहाँ पे 1.5 मीटर हुआ। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। अब जो डी होता है वो ये होता है कि इसका एवरेज रूट जोन डेप्थ में सब जगह जितना भी वाटर कलेक्ट हुआ उसका एवरेज, मतलब क्या हो गया कि 2 + 1.9 + 1.8 + 1.6 + 1.5 डिवाइड बाई 5 दैट इज 1.76 मीटर्स, ठीक है। मतलब सब जगह जितना भी रूट जोन डेप्थ में वाटर कलेक्ट हुआ उसका एवरेज, ये होता है डी, ठीक है। डी समझ में आ गया कि इरिगेशन फील्ड में जितना पानी रूट जोन डेप्थ में जगह जगह कलेक्ट हुआ सबका एवरेज कर देंगे, सिंपल सा, दैट इज डी, ठीक है। अब बाई क्या है, बाई है न्यूमेरिकल डिविजन इन द एवरेज है इसका, न्यूमेरिकल डिविजन इन द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर, ठीक है, फ्रॉम द एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर डी, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या होता है एक्चुअली में। मान लीजिए कि आपका एवरेज आ गया था 1.76, रूट जोन डेप्थ में जितने वाटर थे उसका एवरेज आ गया तो 1.76। अब सबका न्यूमेरिकल डिविजन निकालना है अपने को, 2 - 1.76 दैट इज 0.24, ठीक है। 1.9 - 1.76 दैट इज 0.14, 1.8 - 1.76 दैट इज 0.04, 1.6 - 1.76 दैट इज -0.16 आएगा, ठीक है। लेकिन अपने को -0.16 नहीं लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है सिर्फ, ठीक है, 0.16, ठीक है। उसके बाद था अपना 1.5 - 1.76, तो उसका क्या वैल्यू आएगा, इसमें भी माइनस आएगा लेकिन माइनस नहीं लेना है अपने को, 0.26 लेना है। अब ये जो वैल्यू आया 5 वैल्यू, उसका अगर एवरेज ले लेते हैं तो वो जो एवरेज वैल्यू आएगा दैट इज वाई, ठीक है। मतलब एवरेज ऑफ न्यूमेरिकल डिविएशन, ठीक है, एवरेज ऑफ द न्यूमेरिकल डिविएशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ द रूट जोन डेप्थ, ठीक है। जितना वाटर रूट जोन डेप्थ में ऑन एन एवरेज कलेक्ट हुआ है उससे कितना न्यूमेरिकल डिविएशन आया उसका एवरेज, दैट इज वाई, ठीक है। समझ में आया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये बेसिकली आप अगर देखें अगर गौर से तो ये क्या बोल रहा है, एक तरह से चेक कर रहा है कि कितना यूनिफॉर्म वे में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है, कितना यूनिफॉर्म वे में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसलिए बोलता है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी इवेल्युएट्स द डिग्री टू विच वाटर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रूट जोन ड्यूरिंग इरीगेशन एंड हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। इसको यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कितना यूनिफॉर्म वे में रूट जोन डेप्थ में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। इसलिए बोलता है कि हायर इज द वैल्यू ऑफ एन डी मोर यूनिफॉर्मली द वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रूट जोन विच इन टर्न विल रिजल्ट इन द बेटर क्रॉप रिस्पॉन्स, ठीक है। जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ज़्यादा इफिशियंसी होगा, उतना बढ़िया मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पूरा लैंड में तो उतना बढ़िया हमारा क्रॉप का ग्रोथ होगा, उतना बढ़िया हमारा आउटपुट निकलेगा, ठीक है। समझ में आया होगा। वैसे इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हम करेंगे उससे और क्लियरिटी आएगा। कोई भी इरिगेशन एफिशिएंसी आपको समझ में ऐसा नहीं आएगा क्योंकि सारे इरिगेशन एफिशिएंसी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हम करेंगे और उसमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, ठीक है। अब पाँचवा हमारा नहीं, छठा हमारा, पाँचवा तो हो गया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, छठा हमारा है कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर टू द नेट अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड फ्रॉम द रूट जोन। अब मान लीजिए आपका 1 मीटर का रूट जोन है, ठीक है, और मान लीजिए 0.6 मीटर लेवल तक आपका वाटर अवेलेबल है, ठीक है, 0.6 मीटर वाटर अवेलेबल है। तो मान लीजिए अगर रूट जोन डेप्थ में 0.2 मीटर का डिप्लीशन हुआ, मतलब 0.4 मीटर लेवल तक आ गया वाटर, मतलब 0.2 मीटर का डिप्लीशन हुआ, तो ये मत आप समझ लीजिए कि सारा 0.2 मीटर प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए यूज किया होगा। इवापोट्रांसपिरेशन में 0.2 मीटर का लॉस हुआ होगा, ऐसा आप नहीं समझ लीजिए, ऐसा नहीं हुआ होगा। कुछ जो पानी होंगे वो तो डीप पर्कुलेशन के थ्रू नीचे चला गया होगा, ठीक है, या एक्सेसिव इवापोरेशन के थ्रू उड़ गया होगा।
प्लांट्स उसमें से 0.2 में से मान लीजिए 0.18 0.15 इस तरह का अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया होगा। तो वही बोल रहा है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर टू द नेट अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड फ्रॉम द रूट जोन। ठीक है, WD क्या हुआ 0.2 मीटर, डिप्लीशन कितना हुआ 0.2 मीटर का, लेकिन इवोपोट्रांसपिरेशन में लॉस 0.2 मीटर का नहीं हुआ, 0.18 हुआ होगा, 0.15 हुआ होगा। बाकी वाटर क्या होगा डीप पर्कुलेशन या इवोपोरेशन के थ्रू लॉस्ट हो गया होगा। ठीक है, दस इफ WCU इज द नॉर्मल कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर और इवोपोट्रांसपिरेशन। WCU क्या है, इवोपोट्रांसपिरेशन। प्लांट्स एक्चुअली में कितना वाटर यूज कर रहा है, 0.2 मीटर का मान लीजिए डिप्लीशन हुआ तो उसमें एक्चुअली में प्लांट्स कितना यूज कर रहा है, दैट इज WCU। और WD नेट डिप्लीशन दैट इज 0.2। ठीक है, ये दोनों का रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंजप्टिव यूज इफिशियंसी। ठीक है, बहुत ही आसान था, इसको भी हम क्वेश्चन सोल्व करके इसको और क्लियरिटी से समझेंगे। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट और है जैसे कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कहता है इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट मस्ट बी सप्लाइड बाय इरिगेशन टू सेटिस्फाई इवोपोट्रांसपिरेशन, लीचिंग एंड अदर मिसलेनियस वाटर रिक्वायरमेंट्स दैट आर नॉट प्रोवाइडेड बाय वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल एंड प्रेसिपिटेशन दैट इंटर्स द सॉइल। कहने का मतलब कि आपको फील्ड इरिगेट करना है, अगर इरिगेशन करना है तो आपको उतना पानी डालना पड़ेगा ताकि ये एश्योर कर पाएँ आप कि प्लांट इवोपोट्रांसपिरेशन में कुछ वाटर यूज करेगा, कुछ लीचिंग में खर्चा हो जाएगा पानी। अगर मान लीजिए सॉइल में साल्ट मौजूद है तो उसको साल्ट के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, लीच आउट करने के लिए लीची में कुछ वाटर का वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए कि कुछ अदर रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में आपका पानी बर्बाद हो जाए, जिससे कि मान लीजिए कि पर्कुलेशन में कुछ लॉस्ट हो जाता है या कुछ ऐसे ही इवोपोरेशन में लॉस्ट हो जाता है। तो ये सारे बातों को ध्यान रख के आपको इरिगेट करना पड़ेगा, मतलब ये सारे बातों को कंसिडर करके ही आपको फील्ड में इरिगेशन कितना रिक्वायरमेंट है उतना वाटर देना पड़ेगा। ठीक है, अब है कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब क्या हुआ, CU माइनस RE। अब देखिए मान लीजिए कि इवोपोट्रांसपिरेशन में प्लांट्स जो है सर्टेन mm पर डे के हिसाब से वाटर यूज कर रहा है। ठीक है, इवोपोट्रांसपिरेशन में CU mm पर डे के हिसाब से वाटर यूज कर रहा है। और मान लीजिए कि RE अमाउंट ऑफ रेनफॉल RE mm पर डे के हिसाब से मतलब रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, तो कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना पड़ेगा, मतलब नेट जो है कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना पड़ेगा, मतलब कि CU mm पर डे के हिसाब से इवोपोट्रांसपिरेशन में प्लांट्स अपना ग्रोथ के लिए यूज कर ही रहा था, लेकिन RE mm पर डे के हिसाब से मान लीजिए बारिश हो रहा है तो नेट हमको जो देना पड़ेगा कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वो CU माइनस RE देना पड़ेगा। ठीक है, बाहर से अगर पानी देने के लिए कोई बोला जाए तो CU माइनस RE। ठीक है, क्योंकि RE तो बारिश के कारण हो जा रहा है और CU यूज कर रहा था, CU माइनस RE जो होगा कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, वही बोल रहा है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर दैट इज रिक्वायर्ड टू मीट द इवोपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ ए क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ। ठीक है, इवोपोट्रांसपिरेशन को मीट करने के लिए हमको कितना अमाउंट ऑफ वाटर देना पड़ेगा, दैट इज CIR। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है इफ ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड ऑफ ए क्रॉप रेन अकर्स देन सिंस ए पार्ट ऑफ इट विल बी रिटेन्ड बाय द सॉइल इन द रूट जोन एंड द सेम विल बी अवेलेबल टू मीट ए पार्ट ऑफ द इवोपोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड विल बी कॉरस्पॉन्डिंगली रिड्यूस्ड। ठीक है, बोल रहा है कि जितना वाटर हमको अप्लाई करना पड़ेगा वो घट जाएगा। ठीक है, दस दिस पीरियड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द रेनफॉल इज नोन एज इफेक्टिव रेनफॉल। दस इफ ETC और CU इज द इवोपोट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप एंड RE इज द इफेक्टिव रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड ऑफ द क्रॉप, देन जो कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि CU माइनस RE होगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट है हमारा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड एट द फील्ड टू मीट द इवोपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ ए क्रॉप एज वेल एज द अदर नीड्स सच एज लीचिंग, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट एंड नर्सरी वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इसको समझिए, मान लीजिए कि ये कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट था, पौधों को इतना कंजप्टिव यूज कर रहा है और इफेक्टिव रेनफॉल अगर RE हो जा रहा है तो इतना कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट था। अब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना होगा, मतलब नेट हमको खेत में कितना पानी देना पड़ेगा, तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि लीचिंग रिक्वायरमेंट हमारा कितना है, कितना साल्ट्स है जिसको लीच आउट करना है। ठीक है, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट कितना है, मतलब बीज बोने से पहले हमको कुछ
पानी डालना पड़ता है खेत में, तो उसको भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो प्री सोइंग रिक्वायरमेंट भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। नेट जो नर्सरी वाटर रिक्वायरमेंट है, नर्सरी वाटर रिक्वायरमेंट किस केस में आएगा? मान लीजिए धान का खेती हो रहा है, तो धान का खेती करने के लिए आपको जैसे मालूम है कि नर्सरी में प्लांट को ग्रो कराते हैं, और सर्टेन इंच या सर्टेन सेंटीमीटर का प्लांट जब हो जाता है तो उसको उखाड़ कर दूसरे खेत में फिर से रोपते हैं। तो नर्सरी में जब सर्टेन हाइट का ग्रो हो रहा था बीज डालने के बाद, तो उसमें नर्सरी वाटर में कितना रिक्वायरमेंट होगा उसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जितना प्लांट को कंजप्टिवली जितना यूज कर रहा है इवोपोट्रांसपिरेशन में, प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट, अगर सॉइल को लीच आउट करना है तो उसके लिए कितना पानी जरूरत है, अगर बीज बोने से पहले कुछ वाटर का रिक्वायरमेंट है तो उसको कितना देना पड़ेगा, और अगर नर्सरी वाटर रिक्वायरमेंट है तो उसको भी कंसिडर करके अपने को देना पड़ेगा वाटर। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट चारों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया आपको वही लिखा हुआ है। प्री सोइंग रिक्वायरमेंट में क्या है? बीज बोने से पहले प्री सोइंग इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर फील्ड प्रिपरेशन एज अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर गुड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। मतलब कि जो आपका बीज है उसको जन्म लेने के लिए एसेंशियल मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी जरूरी है। ठीक है, अब नर्सरी वाटर रिक्वायरमेंट भी वही जो मैंने बोला, द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर नर्सरी इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड इन द केस ऑफ दोज क्रॉप्स विच आर सोन ऑन नर्सरी बेड्स एंड आर ट्रांसप्लांटेड विद इन फ्यू डेज आफ्टर सोइंग व्हेन द प्लांट्स आर ए फ्यू सेंटीमीटर टॉल। मतलब धान की खेती की बात कर रहा है, धान जैसे फसल की बात कर रहा है जिसमें कि आपको नर्सरी में सर्टेन इंच या सर्टेन सेंटीमीटर का आपको पौधे पहले उगा कर दूसरे खेत में आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ठीक है, उसका बात कर रहा है। अब है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ये था आपका नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इतना नेट इरिगेशन आपको मतलब खेत में पानी का ज़रूरत है, लेकिन आप जो भी खेत में पानी डालेंगे सब यूज तो नहीं हो जाएगा ना, सब तो नेट यूज नहीं हो जाएगा। कुछ पानी डीप प्रोक्लेशन के थ्रू नीचे चला जाएगा, कुछ सरफेस रनऑफ के थ्रू लॉस हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है कि फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई एप्लीकेशन इफिशिएंसी। एप्लीकेशन इफिशिएंसी में क्या आ जाता है? वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइडेड बाई वाटर गिवन टू द फील्ड। मतलब जितना हम फील्ड में वाटर दे रहे हैं वो सारा का सारा पानी हमारा रूट जोन डेप्थ में स्टोर नहीं हो जाएगा, उसमें कुछ पर्कुलेशन के थ्रू लॉस हो जाएगा, कुछ सरफेस रन ऑफ के थ्रू लॉस हो जाएगा। तो हमको नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जितना है उससे ज़्यादा देना पड़ेगा फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। मतलब फील्ड में हमको पानी ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि कुछ लॉस भी हो जाए तो जितना नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमारा है उतना हम अवेलेबल करा सके पानी को। ठीक है, अब ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है? मान लीजिए कि रिवर से कितना पानी हमको डाइवर्ट करना पड़ेगा कनाल में। ठीक है, क्योंकि कुछ कनाल का जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, और हमारा वाटर कोर्स का जो लोअर पॉइंट है, फील्ड का जो टॉप पॉइंट है, मतलब फील्ड में हमारा पानी आते आते कुछ लॉस हो जाएगा, कनाल के टॉप पॉइंट से फील्ड में हमारा पानी आते आते कुछ लॉस हो जाएगा, उसको भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब रिवर से हमको कितना पानी देना पड़ेगा, कितना पानी छोड़ना पड़ेगा ताकि फील्ड में आने के बाद जो हमारा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर लॉस्ट इन द कन्वेंस थ्रू द कनाल सिस्टम बाई इवोपोरेशन एंड बाई सीपेज। ठीक है, मतलब कनाल से अगर पानी आ रहा है तो कुछ सीपेज के द्वारा लॉस हो जाएगा, कुछ इवोपोरेशन से लॉस हो जाएगा। तो हमको अल्टीमेटली ज़्यादा पानी कनाल में देना पड़ेगा, मतलब रिवर से डाइवर्ट हमको ज़्यादा पानी करना पड़ेगा ताकि हमको फील्ड में जितना वाटर का रिक्वायरमेंट है उतना फुलफिल हो जाए। तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई कन्वेंस एफिशिएंसी। मतलब जितना फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट है उसको अगर कन्वेंस एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट से, उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरा सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे बढ़िया से। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।